क्या आपको पता है कि एशिया का वो देश जिसे कभी इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता था, आज अपने ही सिस्टम से जूझ रहा है? हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। वो देश जिसने सिर्फ कुछ दशकों में गरीबी से निकलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया को पछाड़ दिया था। लेकिन आज वही देश अंदर से हिल चुका है। बढ़ती बेरोजगारी, घटती जनसंख्या और कॉरपोरेट कंट्रोल ने उसकी चमक फीकी कर दी है। जिस देश ने दुनिया को सैमसंग, hyundai और के पॉप दिया, आज उसके युवा नौकरी की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। कभी मिरेकल इकोनॉमी कहलाने वाला साउथ कोरिया अब एक साइलेंट क्राइसिस में फंस चुका है। 1953, एक ऐसा साल जिसने कोरिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध खत्म हुआ और देश दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर में कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया और दक्षिण में कैपिटलिस्ट साउथ कोरिया। लेकिन उस वक्त साउथ कोरिया की हालत खस्ता हाल थी। ना रिसोर्सेज, ना इंडस्ट्री, ना स्थिर सरकार। दुनिया ने मान लिया था कि ये देश अब कभी नहीं संभल पाएगा। 1980 का दशक, जब साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी की वापसी हुई, तब सरकार ने एक बड़ा दांव चला। उसने कुछ चुनिंदा कंपनियों को खास सपोर्ट देना शुरू किया, जिन्हें कहा गया चेबॉल। यही वो दौर था जब सैमसंग, hyundai, एलजी और किया जैसी कंपनियां आगे बढ़ीं। सरकार ने इन्हें सस्ते लोन्स, टैक्स बेनिफिट्स और एक्सपोर्ट की आजादी दी। नतीजा ये हुआ कि कोरिया की इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर उठी। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनियां इतनी पावरफुल हो गईं कि उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज सिर्फ सैमसंग ही साउथ कोरिया की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा बनाती है। यानी कुछ गिनी चुनी कंपनियां अब देश की बैकबोन भी हैं और उसी के कंधों का बोझ भी। लेकिन असली दबाव सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि लोगों पर भी है। दक्षिण कोरिया का शिक्षा प्रणाली इतना प्रतिस्पर्धी है कि हर छात्र का सपना होता है किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी पाना। लेकिन ये जॉब रेस अब एक मेंटल वॉर बन चुकी है। लाखों युवा सालों तक तैयारी करते हैं, पर नौकरी मिलती है सिर्फ कुछ को। और इसी दौड़ ने वहां की सोसाइटी को स्ट्रेस, डिप्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन में डुबो दिया है। कभी मिरेकल इकोनॉमी कहलाने वाला देश अब अपने ही सपनों के बोझ तले दबने लगा है। इनोवेशन यानी नई सोच और क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि हर कोई सिर्फ सिक्योर जॉब के पीछे भाग रहा है। वहां के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही सिस्टम अब देश की ग्रोथ को रोक रहा है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो सरकार का डेट यानी कर्ज तो कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कर्ज बेहद ज्यादा है। 2024 में साउथ कोरिया का सरकारी कर्ज जीडीपी के लगभग 46.8% के बराबर था, जबकि 2023 में यह 45.5% था। और अगर सुधार नहीं हुए तो आने वाले दशकों में यह अनुपात 150% से भी ऊपर जा सकता है। साउथ कोरिया का कॉरपोरेट सेक्टर दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार सेक्टर्स में से एक है। ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी डगमगाई तो पूरा देश आर्थिक झटके में जा सकता है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान साउथ कोरिया को आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा था। तब वादा किया गया था कि रिफॉर्म्स होंगे, सिस्टम बदलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी वही चेबॉल स्ट्रक्चर इकोनॉमी पर हावी है। नई इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को बढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ एक और बड़ी चुनौती है, पॉपुलेशन क्राइसिस। साउथ कोरिया की बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है। यंग कपल्स अब बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं क्योंकि लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, काम का स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है और फैमिली लाइफ के लिए समय ही नहीं बचता। इसका नतीजा ये है कि देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और युवा विदेशों में बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब हालात और दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों अपनी चालें चलने लगे हैं। नॉर्थ कोरिया, जो कभी पूरी दुनिया से कटा हुआ था, अब चुपचाप चीन के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है। चीन उसे ईंधन, मशीनरी और टेक्नोलॉजी दे रहा है और बदले में नॉर्थ कोरिया अपने रेयर मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स बेचकर अपनी कमजोर इकोनॉमी को धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली दिक्कत साउथ कोरिया के लिए है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है।
सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स ने साउथ कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और ऑटो सेक्टर्स को हिलाकर रख दिया है। कभी जो कोरियन प्रोडक्ट्स दुनिया पर राज करते थे, आज वही प्रोडक्ट्स मार्केट में चाइनीज वर्जन्स के सामने टिक नहीं पा रहे। और यही नहीं, अब इसमें पॉलिटिकल टेंशन भी जुड़ गया है। दक्षिण कोरिया को अब अमेरिका के साथ अपने डिफेंस टाइज मजबूत करने पड़ रहे हैं। लगातार मिसाइल ड्रिल्स करनी पड़ रही हैं ताकि उत्तर से आने वाले किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ चीन इससे बेहद नाराज है। अब साउथ कोरिया एक कठिन दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका के साथ सुरक्षा की मजबूरी और दूसरी तरफ चीन के साथ आर्थिक निर्भरता। बस एक गलत कदम और दशकों से बना पूरा संतुलन बिखर सकता है। अब सवाल ये उठता है, इस पूरे साउथ कोरिया के आर्थिक संकट और डेमोग्राफिक गिरावट को भारत कैसे देख रहा है? वर्तमान में दक्षिण कोरिया में करीब 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और रिसर्च जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। साथ ही कई भारतीय छात्र सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी और KAIST जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत और कोरिया का ये जुड़ाव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। कोरियाई कंपनियों जैसे सैमसंग, हुंडई और LG भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं भारतीय प्रोफेशनल्स कोरिया के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। लेकिन भारत के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कोरिया की मौजूदा स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी और एक सीख दोनों है। चेतावनी इसलिए कि अगर कॉरपोरेट दबाव, बेरोजगारी और नौकरी का तनाव बढ़ता गया तो कोई भी देश स्थिर विकास बनाए रखना मुश्किल पा सकता है। और सीख इसलिए कि तेज ग्रोथ के साथ संतुलन बनाए रखना ही स्थायी प्रगति की असली पहचान है। हालांकि जब साउथ कोरिया की इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की ओर बढ़ रही है, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन और इन्वेस्टमेंट फ्लो पर। पिछले कुछ सालों में भारत ने खुद को एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है और यही कारण है कि अब साउथ कोरिया के निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई कोरियाई कंपनियां जो पहले चाइना या वियतनाम में प्रोडक्शन करती थीं, अब भारत में अपने ऑपरेशन शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं। इसका सीधा फायदा भारत को मिल भी रहा है। 2024 से 25 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत के पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर साउथ कोरिया अपनी आंतरिक आर्थिक समस्याओं को जल्द हल नहीं कर पाया, तो आने वाले वर्षों में उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी घट सकती है और इसका असर भारत कोरिया के आर्थिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत के युवा प्रोफेशनल्स भी अब साउथ कोरिया को एक नए करियर डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं, खासकर AI, गेमिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में। लेकिन जब वहां जॉब ग्रोथ रुकने लगे और कॉरपोरेट सेक्टर भारी कर्ज के बोझ तले दब जाए, तो इन अपॉर्चुनिटीज में भी कमी आना स्वाभाविक है। भारत के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दक्षिण कोरिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति भारत के लिए एक अहम संकेत है। एक तरफ यह चेतावनी देती है कि अगर बड़ी कंपनियों का दबदबा और नौकरी से जुड़ा तनाव बढ़ता गया, तो कोई भी देश आर्थिक चुनौतियों से अछूता नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ यह सिखाती है कि तेज विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है। IMF और कोरियन इकोनॉमिस्ट्स का साफ कहना है, अगर अब भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए गए, तो 2026 तक साउथ कोरिया की इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कॉरपोरेट मोनोपोली, बढ़ता कर्ज और घटता एक्सपोर्ट, ये तीनों मिलकर उस देश को एक नए संकट की ओर धकेल रहे हैं, जिसने कभी दुनिया को इकोनॉमिक मिरेकल दिखाया था। दक्षिण कोरिया अब पूरी तरह सर्वाइवल मोड में है और पूरी दुनिया उसकी अगली चाल पर नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि अगर कोरिया डगमगाया तो उसका झटका सिर्फ एशिया नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था महसूस करेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।